अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड को हम पढ़ रहे थे, इसका मतलब मैं आपको बता रही थी पार ओटेड। पार का मतलब होता है अराउंड, ठीक है, या ऑन वन साइड। पैरा जो होता है वो एक साइड के ऊपर होता है। ओटेड ईयर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये वो ग्लैंड है जो ईयर के साथ रिलेटेड है, उसकी एक साइड पर ये मौजूद है, ठीक है। पार ओटेड उसकी ईयर की एक साइड पर मौजूद है, इसलिए इसको पैरोटिड कहा जाता है। लार्जेस्ट है, नंबर वन। अब कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो विद इन द पैरोटिड ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक आर्टरी आपने पहले याद कर लेनी है, एक वेन याद करनी है, और एक नर्व है। नर्व का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी नर्व है जो पैरोटिड ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक सुपरफिशियल पार्ट में और एक उसके डीप पार्ट के अंदर। तो ये फेशियल नर्व होती है। नंबर वन, फेशियल नर्व इज द नर्व विच इज क्रॉसिंग और ट्रेवलिंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड एंड डिवाइडिंग द पैरोटिड ग्लैंड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सुपरफिशियल एंड वन इज डीप। एंड दिस, और तीसरा एमसीक्यू क्या आता है फेशियल नर्व के बारे में, इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। यानी सारे स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज्यादा सुपरफिशियल है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो फेशियल नर्व है। उसके बाद उससे डीप कौन सी आती है, रिट्रोमैंडिबुलर वेन आती है। याद रखें, रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ये जो वेन है, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, ये दो वेन्स होती हैं, मैक्सिलरी वेन एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। वो दोनों वो जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती हैं। फिर कौन सी आर्टरी है मेन, देखिए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इट इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। डीपेस्ट है, सबसे सुपरफिशियल फेशियल नर्व है, उससे डीप देखेंगे तो रिट्रोमैंडिबुलर है, वो इन दोनों के दरमियान में। और सबसे डीपेस्ट स्ट्रक्चर, ये एमसीक्यू आता है कि सबसे डीपेस्ट कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। याद रखें, मैंने आप 5 ब्रांचेस आपको बता चुकी हूँ, जिसमें से 2 टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है। ये दोनों टर्मिनल ब्रांचेस भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही होती हैं। यानी यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट हो रही है और अपनी टर्मिनल ब्रांचेस दे रही है, जिनके नाम है मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक और 6th ब्रांच यहाँ पर आ गई, उसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। ठीक है, ये भी यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही होती है। ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। अब कितनी आर्टरीज हो गई, मेनली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, डीपेस्ट स्ट्रक्चर है, ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस यहाँ पे अपनी दे रही है। अब देखें, यहाँ पे आपने एक एमसीक्यू अगर पैरोटिड को छोड़ दें, एक एमसीक्यू क्या याद कर लिया कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती है, उनके नाम क्या है, मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। देन द थर्ड आर्टरी, थर्ड ब्रांच जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की यहाँ पे जो दे रहा है वो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर है। फिर होती है रिट्रोमैंडिबुलर वेन, किससे बनती है, ये वाली जो 2 आर्टरीज थी उसी तरह की वेन होंगी। मैक्सिलरी आर्टरी है तो मैक्सिलरी वेन होगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होगी, और दोनों मिलकर ड्रेन करेंगी इन द रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रोमैंडिबुलर वेन जिसकी एंटीरियर रिट्रो, ये फिर डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर ब्रांच ऑफ और एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबुलर के अंदर। याद रखें, रिट्रोमैंडिबुलर वेन की जो एंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ मिलकर, कल अगर मैंने आपको याद हो, रिट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन फेशियल वेन के साथ मिलकर कॉमन फेशियल वेन बनाती है और वो इंटरनल जूगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती है। जो पोस्टीरियर जो डिवीजन है रिट्रोमैंडिबुलर वेन की, वो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, यहाँ पे आर्टरी है ना, इसी तरह की पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन होगी, उन दोनों के साथ मिलकर वो ड्रेन करेगी एक्सटर्नल जूगुलर वेन में। यानी इंटरनल जूगुलर वेन में भी ड्रेन कर रही है और एक्सटर्नल जूगुलर वेन में भी ड्रेन कर रही है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसका। एंटीरियर डिवीजन अलोंग विद द फेशियल वेन ड्रेन इनटू द इंटरनल जूगुलर वेन and the posterior division of the retromandibular vein along with the posterior auricular vein drain into the external jugular vein। ये मैं आपको डायग्राम भी एक दिखा दूंगी जिसमें आपको सब नजर आ जाएगा। नर्व जो मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर था वो फेशियल नर्व थी। इसकी जो डक्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड की, उसको स्टेनसन्स डक्ट कहा जाता है। पहली बात, पैरोटिड डक्ट को स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। कहाँ खुलती है, ओपन्स इनटू द माउथ ऑपोजिट द क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ। यानी ये वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ के अंदर जाकर, वेस्टिब्यूल क्या एरिया होता है, जो हमारे टीथ और गम्स और मीडियली और लेटरली पूरे हमारा जो इनर साइड ऑफ द लिप्स है, ठीक है, या चीक है, पूरी चीक, इनर साइड ऑफ चीक है, उसके दरमियान वाला जो एरिया है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो याद रखें, पैरोटिड डक्ट हमारे वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में ओपन होती है अपर साइड पर, ठीक है, ऑपोजिट द अपर सेकंड, याद रखना है, मोलर टूथ।
ठीक है, और कौन सा मसल है जिसको ये पैरोटिड डक्ट वहां पे पियर्स कर रही होती है, ये मसल मैंने आपको बताया हुआ है, उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल इन विच द पैरोटिड डक्ट इज पियर्सिंग, और इट इज पियर्सिंग द मसल, कौन सा मसल है वो? बक्सीनेटर। बक्सीनेटर मसल, शाबाश, ठीक है। तो बक्सीनेटर भी आपने यहाँ याद रखना है, और फिर ये ओपन हो जाएगा ऑपोजिट द अपर सेकंड मोलर टूथ, ठीक है। ब्लड सप्लाई क्या होगी पैरोटिड ग्लैंड की? जाहिर है जो आर्टरी इसमें मौजूद है, कौन सी आर्टरी है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और कौन सी वेन यहाँ मौजूद है? जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, और मैंने आपको बता दिया कि उसकी पोस्टीरियर डिवीजन एक्सटर्नल जुगुलर के अंदर भी ड्रेन करती है। तो ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो एक्सटर्नल जुगुलर में कर रही है, वो इसको वेनस ड्रेनेज कर रही है। फिर नर्व सप्लाई, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो ऑप्टिक गैंग्लियन होगा। ऑप्टिक गैंग्लियन जिसमें ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ गई थी, जिसमें लेसर पेट्रोसल नर्व आ गई थी, जिसमें इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस आ गया था, ये पूरा इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होगी। और जो सेंसरी होगी, याद रखें पूरे ग्लैंड की सेंसरी, उसको हम कहेंगे ये ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच विच इज द ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पैरोटिड ग्लैंड की स्किन जो है या पूरा कैप्सूल जो है उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई क्या है, तो आपको वाजे तौर पे याद होना चाहिए कि वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है, ठीक है। C2C3 ग्रेट ऑरिकुलर नर्व पूरे ग्लैंड से अगर जाएगी तो ऑरिकुलर टेम्पोरल जाएगी। और अगर वहां पर याद है आपको, आपने शायद पढ़ लिया हो, एक सिंड्रोम होता है फ्रेज सिंड्रोम, फ्रेज सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आमतौर पे देखें सेंसरी नर्व सप्लाई ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ठीक है। और जो उसके कैप्सूल की नर्व सप्लाई है, सेंसरी नर्व सप्लाई, वो ग्रेटर ऑरिकुलर है। क्या होता है कि अगर कोई भी सर्जरी हुई है पैरोटिड ग्लैंड की, या इर्द गिर्द कोई सर्जरी हुई है, तो वहां पे दोबारा से नर्व्स जो थी, फिर दोबारा जब हील करती है, ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ दोज नर्व्स, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है वो ग्रेटर ऑरिकुलर के साथ क्या होती है, मर्ज हो जाती है। ये दोनों फाइबर्स जो हैं वो दोनों मिल जाते हैं। ऑरिकुलो टेम्पोरल ने काम करना था किस चीज का, किसने सेलिवेशन, पूरी यहाँ पे सेलिवेशन वाला पार्ट था। और जो ग्रेटर ऑरिकुलर जो ऊपर स्किन थी, वो स्वेटिंग वाला काम था उसका, स्किन का, ठीक है। अब दोनों मिल गई तो क्या होता है, जैसे पेशेंट खाना खाना शुरू करता है तो सिर्फ स्लाइवा की सिक्रीशन होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो जो पैरोटिड वाला सारा एरिया है उसके ऊपर स्वेट सिक्रीशन, यानी स्किन के स्वेट ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहां उसको उस एरिया के अंदर क्या है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रेज सिंड्रोम, ठीक है। वो भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। वहां पे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व दोनों के फाइबर्स जो है वो मर्ज कर जाते हैं ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ द नर्व फाइबर्स आफ्टर सम सर्जरी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। वो फ्रेज सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्टिक गैंग्लियन याद हो गया, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, एक्सटर्नल कैरोटिड, देखिए आर्टरी भूलनी नहीं चाहिए आपको, पैरोटिड ग्लैंड में होती ही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उसी ने सप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन फेशियल नर्व के बारे में आप ये बात नहीं कर सकते, फेशियल नर्व इसमें मौजूद है लेकिन वो इसको सप्लाई नहीं करती, ठीक है। कौन सप्लाई करता है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड है, सीरस एसिनाई ज्यादा होते हैं, म्यूकस इसमें कम होते हैं। कहाँ मौजूद होता है, लाइज इन द डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। What is digastric triangle? It is one triangle which is bounded by two bellies. Gastric का मतलब है belly और di का मतलब है two, दो bellies होती हैं। कौन सा ऐसा मसल है जिसकी दो belly होंगी, उसको digastric ही कहा जाता है। कि anterior belly होगी और एक पोस्टीरियर belly ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, तो दोनों जो bellies के दरमियान में जो ट्राइंगल बन रहा होगा दैट इज डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, ठीक है। एंटीरियर belly ऑफ डाइगेस्ट्रिक और पीछे होगा पोस्टीरियर belly ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और उसके दरमियान में इसको सब मैंडिबुलर ट्राइंगल भी कहा जाता है और डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल भी कहा जाता है। ये मैं आपको नेक के भी दिखाऊंगी, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं। अब इसकी जो डक्ट है वो कहाँ खुल रही होती है, देखिए डक्ट की इंपॉर्टेंस है कि डक्ट कहाँ खुलती है, ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ एट बोथ साइड्स ऑफ द फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम क्या चीज है, ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग को अंडर सरफेस के साथ जोड़ रहा होता है, ठीक है। वो फ्रेनुलम ऑफ टंग है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। नर्व सप्लाई क्या है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब सब मैंडिबुलर का नाम सुनते ही आपको नर्व खुद ब खुद आनी चाहिए, कौन सी नर्व है, कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व ऑफ द फेशियल नर्व है, ठीक है, ये आपको याद होगा। फिर उसके बाद किसके साथ वो जो है वो लिंक कर रही होती है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के अंदर लिंगुअल नर्व के साथ, वहां पे वो एक कनेक्शन बना रही होती है, ठीक है। और क्या होगा, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस होगा, सुपीरियर सेलिवेटरी, ठीक है। और वो सारा आपने यहाँ पे जो उसका कॉर्डा टेम्पेनाई है वो सारा आपने याद कर लेना है, ठीक है। फेशियल नर्व का गैंग्लियन है,
ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक जैसे ही फाइबर्स निकलेंगे डायरेक्ट वो जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। जो सब लिंगुअल होंगे वो भी सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से फाइबर्स निकलेंगे, लेकिन दोबारा एक दफा जाएंगे लिंगुअल नर्व के साथ, दोबारा कनेक्शन बनाएंगे और फिर सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। अब जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे छोटा है। इसकी डक्ट्स कितनी होती हैं, देखिए 10 से 12 या 15 डक्ट्स तकरीबन इसकी मौजूद होती हैं। और ये कहाँ ओपन होंगी, ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये भी फ्लोर ऑफ माउथ था, ये सिर्फ एक एक डक्ट थी, एक राइट साइड की थी और एक लेफ्ट साइड की थी। इसने सिर्फ फ्रेनुलम की दोनों साइड पर एक छोटा सा कैरेंकल बनता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो सब लिंगुअल कैरेंकल उसको कहा जाता है, वहां ये ओपन होता है। लेकिन सब लिंगुअल की क्या होगी, पूरे साइड्स के ऊपर छोटी छोटी डक्ट्स दोनों साइड पे जो है वो ओपन हो रही होती है। इसकी नर्व सप्लाई भी सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डायग्राम्स दिखा देती हूँ, ठीक है, जो आपने यहाँ पर देखनी है। वो कौन कौन सी है यहाँ पर देख लें। पैरोटिड ग्लैंड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, और वो क्या क्या दे रही है, मैक्सिलरी आर्टरी दे रही है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे रही है। ये पूरी एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये मैक्सिलरी आर्टरी है और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ठीक है। इसके अलावा वेन्स कौन सी हैं, यहाँ पे रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, दिस इज रिट्रोमैंडिबुलर वेन, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ दी, किस किस से होगा, मैक्सिलरी वेन, ये मैक्सिलरी वेन है, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, उन दोनों के यूनियन से वो रिट्रोमैंडिबुलर बन रही है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर तीसरी फेशियल नर्व है, देखिए facial nerve is the nerve of the second branchial arch, it enters the gland through the posterior medial surface। लेकिन मेनली आपने क्या याद करना है, ये जब निकलती है leaves the skull through the stylomastoid foramen, ये कल भी हम कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हमने पूरी कर ली थी, ऑप्टिक गैंग्लियन मेरा ख्याल है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक प्लेक्सस, लेसर पेट्रोसल, फिर ये पूरा गैंग्लियन ऑप्टिक गैंग्लियन हो गया, और फिर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के साथ इसने कनेक्शन बनाया जो मैंडिबुलर डिवीजन के साथ है, तो इसने यहाँ पर ये पूरा पैरासिम्पैथेटिक दे दिया। देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक था, जो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा याद रखें, सिंपैथेटिक प्लेक्सस किसी ना किसी आर्टरी के इर्द गिर्द जो है वो प्लेक्सस बनाता है। अब यहाँ पे जो आर्टरी आती है दैट इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ पर ये देखें पैरोटिड ग्लैंड के लिए जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस जाना है वो अराउंड द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जाएगा, वहीं से आएगा T1 स्पाइनल कॉर्ड से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से होता हुआ, और इस तरह करके ये ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के फाइबर्स के साथ जो है ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई। सेंसरी मैंने आपको बता दिया, पूरा ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, सेंसरी नर्व्स टू द ग्लैंड कम फ्रॉम द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, बट द पैरोटिड फेशिया is innervated by the sensory fibers of the great auricular nerve C2 and C3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखें, एक दफा एक एमसीक्यू आया था कि पैरोटिड लिम्फ नोड्स जो हैं वो किस किस एरिया को ड्रेन कर रहे होते हैं, दे आर ड्रेनिंग द टेम्पल, टेम्पोरल रीजन, साइड ऑफ स्कैल्प, लेटरल सरफेस ऑफ द ऑरिकल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ईयर का पार्ट है, फिर पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, फिर मिडल ईयर तक, फिर पैरोटिड ग्लैंड, देन अपर पार्ट ऑफ द चीक, और आईलिड का और ऑर्बिट का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है। यानी ये वो एरियाज हैं जो सब ड्रेन होते हैं पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। फिर हम पैरोटिड डक्ट की बात कर रहे थे, स्टेंसन्स डक्ट होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, ठीक है, और ये कहाँ ओपन होती है, द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ ऑपोजिट द अपर सेकंड मोलर टूथ, ठीक है, ये अपर सेकंड मोलर टूथ के अंदर के ऑपोजिट जो है ये हो जाएगी। अब उसके बाद फ्रेज सिंड्रोम मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, यहाँ पे कौन कौन सी नर्व्स होंगी। देखिए क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन है, डेवलप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग वुंड्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड व्हेन द पेशेंट ईट्स, जब भी पेशेंट खाना खाता है तो क्या होगा, बीड्स ऑफ परस्पायरेशन, पसीना आना शुरू हो जाता है ऑन द स्किन कवरिंग द पैरोटिड। दिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय डैमेज टू द ऑरिकुलोटेम्पोरल एंड द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। इसने पूरे ग्लैंड की सेंसरी, इसने सिर्फ फेशिया की सेंसरी, दोनों मिल गए। क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीलिंग द पैरासिम्पैथेटिक secretomotor fibers in the auriculotemporal nerve grow out and join the distal end of the greater auricular nerve, और eventually these fibers reach the sweat glands in the facial skin, और क्या होगा, stimulus intended for the saliva production only produces the sweat secretion instead, और इसको auriculotemporal syndrome भी कहा जाता है। यहाँ पर देख लें, नॉर्मली ये पैरासिम्पैथेटिक जो पैरोटिड ग्लैंड को जा रही थी, और सिंपैथेटिक जो है ये सेंसरी बिल्कुल अलग फाइबर्स थे, और ये सिंपैथेटिक भी आ रहा था। आमतौर पे क्या होगा फ्रेज सिंड्रोम के अंदर, ये पैरासिम्पैथेटिक और जो सेंसरी, तो देखिए यहाँ जा रहे हैं, और जो सिंपैथेटिक वाला पार्ट है वो सारा मिल गया इसके साथ, ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड्स के साथ देखें हीलिंग के अंदर ये मिल गया, और जब सिर्फ सैलिवेशन होनी चाहिए थी तो उस टाइम पर जो है वो स्वेटिंग भी स्टार्ट हो गई। इसको ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम या फ्रेज सिंड्रोम कहा जाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को देख लेते हैं, इसकी जो डक्ट है उसका नाम होता है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स, उसका नाम था स्टेंसन्स डक्ट, और ये वार्टन्स डक्ट होती है, ठीक है, इट इमर्जेस फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द डी पार्ट। अब यहाँ पर देख लें, ये फ्रेनुलम ऑफ द टंग है,
ठीक है, ये फ्रेनुलम ऑफ टंग जो कि अंडर सरफेस ऑफ टंग पर मौजूद होता है और इसको अंडर टंग को अंडर सरफेस से जोड़ा होता है। इस फ्रेनुलम के दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है, एक एक जो है कैरेंकल मौजूद होगा जिसको सब लिंगुअल कैरेंकल कहेंगे। और यहाँ पर देख लें, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ये लिंगुअल फ्रेनुलम है और ये कैरेंकल, ये सब लिंगुअल पूरा फोल्ड जा रहा है और ये कैरेंकल है। यहाँ पे सब मैंडिबुलर डक्ट या वार्टन्स डक्ट जो है वो ओपन होगी। अब इससे जो लेटरल, ये पूरा फोल्ड है जिसको हम कहते हैं सब लिंगुअल फोल्ड, इस सब लिंगुअल फोल्ड के अंदर सब लिंगुअल ग्लैंड्स की डक्ट्स जो हैं वो ओपन हो रही होती हैं। ठीक है, दोनों की आपने याद कर लेनी है। सब लिंगुअल कल हमने पढ़ लिया था, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दोनों को, सब लिंगुअल ग्लैंड को भी और सब मैंडिबुलर को भी ये सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से पूरा ये सुपीरियर सैलिवेटरी याद रखना है, कॉर्डा टिम्पनाई लिंगुअल के साथ कनेक्शन बनाता है, ये आपने याद कर लेना, ये कल हम सारा कर चुके थे। सबलिंगुअल जो है ये बहुत, ये सीरस और म्यूकस होगा, म्यूकस इसके अंदर ज्यादा होंगे, एलमंड शेप होगा, छोटा सा ग्लैंड होगा सबलिंगुअल जो जबान के नीचे होता है। ठीक है, दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन या सबलिंगुअल फोल्ड ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ क्लोज टू द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। इसकी डक्ट्स कितनी हो सकती हैं? 8 से 20 हो सकती हैं। कहाँ पे ओपन होती हैं? ऑन द समिट ऑफ द सबलिंगुअल फोल्ड। सबलिंगुअल फोल्ड किधर था? फ्रेनुलम ऑफ टंग के बिल्कुल साइड्स के ऊपर। इसके आर्टीरियल सप्लाई क्या होगी? फेशियल आर्टरी होगी, लिंगुअल आर्टरी होगी। पैरासिम्पैथेटिक हमने पूरी पढ़ ली थी, सेम वही होगी, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होगा, फिर नर्वस इंटरमीडियस होगा, फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पनाई, लिंगुअल ब्रांच, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन और सबलिंगुअल ग्लैंड होगा। ठीक है, तो ये आपने पूरे सबलिंगुअल की ये सारी बातें जो हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़े से वेगस के न्यूक्लियाई बताए हुए कि कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो वेगस नर्व के हैं। नंबर 1 जो हमने न्यूक्लियस सॉलिटेरियस देखें, सॉलिटेरियस नाम से पता चल रहा है इसमें ज्यादा टेस्ट के फाइबर्स आते हैं, लेकिन सेंसरी इंफॉर्मेशन टेस्ट से हो गई और टेस्ट आपको पता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, वहां से लाएगा। इसके अलावा भी पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट होता है वो कौन कौन सा होगा? बेरो रिसेप्टर्स और गट डिस्टेंशन, ये कर रहा होता है क्योंकि तमाम विसरा को इसने सप्लाई करना है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस एम्बिगुअस क्या चीज है? ये मोटर न्यूक्लियस है, याद रखना है आपने। और मोटर न्यूक्लियस मसल्स को सप्लाई करेगा। कौन से मसल्स हैं? फेरिंक्स के भी, लैरिंक्स के भी, एसोफेगस के भी, सारे मसल्स को इसने सप्लाई करना है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है वो 3 नर्व से मिलकर, उसमें ग्लोसोफेरेंजियल का भी पार्ट आ जाता है, ये भी एक मसल को सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद 10th नर्व जो वेगस नर्व है ये भी आ जाती है, और क्रेनियल पोर्शन ऑफ दी एक्सेसरी नर्व भी आ जाता है, क्योंकि इन्होंने मिलकर फेरेंजियल प्लेक्सस बनाना होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो जिन मसल्स को सप्लाई करेंगी वो एक न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा और वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहलाता है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, दैट इज स्टाइलोफेरेंजियस। फिर वेगस नर्व जो है वो बहुत सारे मसल्स, फेरिंक्स के, लैरिंक्स के और सॉफ्ट पैलेट के भी, इन सबको सप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह क्रेनियल पोर्शन, फेरेंजियल प्लेक्सस जो है वो भी हमारे टंग के भी एक मसल को सप्लाई करेगा जो कि पैलेटोग्लॉसस है। इसके अलावा वो लैरिंक्स और फेरिंक्स इन सबके मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। फिर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ये ऑटोनॉमिक होगा, फाइबर्स टू हार्ट, लंग, अपर जीआईटी। देखें मिड गट तक, मैंने आपको बताया था जितना पैरासिम्पैथेटिक होगा मिड गट तक वो सारा वेगस नर्व के थ्रू जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, वो डोर्सल, ये जो पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट है, हालांकि नाम डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सारा इससे जा रहा होता है। उसके बाद न्यूक्लियस एम्बिगुअस सिर्फ मोटर न्यूक्लियस है, सारे मसल्स को इसने सप्लाई करना है। न्यूक्लियस सॉलिटेरियस सेंसरी न्यूक्लियस है और ये टेस्ट के भी फाइबर्स को, बाकी बेरो रिसेप्टर्स को, गट डिस्टेंशन को, ये तीनों न्यूक्लियस आपने वेगस नर्व के अंदर याद कर लेने। अब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं नेक की, ताकि थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो ट्राइंगल्स होते हैं हमारी नेक के अंदर। देखिए नेक को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक राइट साइड ऑफ नेक होगी और एक लेफ्ट साइड ऑफ नेक। हर साइड ऑफ नेक जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू ट्राइंगल्स, एंड विच इज द मसल विच इज डिवाइडिंग द नेक इनटू टू ट्राइंगल्स इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड क्या करता है? इससे जो एंटीरियर ट्राइंगल होगा वो एंटीरियर होगा और जो पोस्टीरियरली होगा वो पोस्टीरियर होगा। अब हम पोस्टीरियर ट्राइंगल पहले देख लेते हैं क्या होगा इसका। एंटीरियरली द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, posteriorly it is bounded by the anterior border of the trapezius और inferiorly by the middle 1/3 of the clavicle। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स मौजूद होंगे देखें। सब क्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट, सब क्लेवियन वेन, एक्सटर्नल जूगुलर वेन, पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस एंड द स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। ये स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व ने ही इस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को और ट्रेपीजियस को सप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। एंटीरियरली आता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर आता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, उसके दरमियान में है ये, नीचे मिडल 1/3
1/3 ऑफ क्लेविकल। ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा होगा, पोस्टीरियर ट्रायंगल में सर्वाइकल प्लेक्सस के थोड़े पार्ट, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, फिर सब क्लेवियन वेन होगी, उसके बाद स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व जो दोनों मसल्स को सप्लाई करेगी। एंटीरियर ट्रायंगल को आप देख लें, अब देखें एंटीरियरली मिड लाइन ऑफ नेक, क्योंकि दूसरी साइड स्टार्ट हो रही है, तो मिड लाइन ऑफ नेक एंटीरियरली, पोस्टीरियरली बाय यहां पर आया था पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडो, यहां आएगा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, यानी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड वो मसल है जो नेक को दो पार्ट्स या दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और सुपीरियरली यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल होता है। अब आगे फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं जिनको हम कैरोटिड ट्राइंगल कहते हैं। कैरोटिड ट्राइंगल नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कैरोटिड शीथ होगी। कैरोटिड शीथ क्या चीज है? वो शीथ जो कैरोटिड वाले सारे जो कंटेंट्स हैं उनको सराउंड कर रही होगी। वो कौन से कंटेंट्स हैं? वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। और भी दो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर आपने ये भी याद रखना है मीडियली कौन सा होगा, लेटरली कौन सा होगा। फिर एक ट्राइंगल होता है सब मेंटल, याद रखें मेंटम का मतलब होता है चिन, सब मेंटल बिलो द चिन, ये एक ट्राइंगल हो गया। फिर डाइगैस्ट्रिक, अभी मैंने आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड बताया था, दो बेलीज के दरमियान में एक ट्राइंगल है सब मैंडिबुलर ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड मौजूद है। फिर मस्कुलर ट्राइंगल, देखें मस्कुलर ट्राइंगल नाम से पता चल रहा है ये इंफ्रा हायोइड वाले जितने मसल्स होंगे, याद रखें स्ट्रैप मसल्स, चार मसल्स वो इस मस्कुलर ट्राइंगल में मौजूद होंगे, इसी वजह से इसको मस्कुलर ट्राइंगल कहा जाता है। अब ये थोड़ी सी डायग्राम देख लें, देखें यहाँ पर ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है जिसने एक साइड ऑफ नेक को डिवाइड कर दिया इनटू एंटीरियर ट्राइंगल एंड द पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है। ये पोस्टीरियर ट्राइंगल है, कैसे? अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, देखें ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय दिस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द sternocleidomastoid and posteriorly by the anterior border of the trapezius muscle and inferiorly by the middle 1/3 of the clavicle. So this is the triangle which is named as posterior triangle. In the posterior triangle there is one small muscle और small belly यहाँ पर होगी, ये inferior belly of the omohyoid होगा, याद रखना है आपने। inferior belly of omohyoid वो मसल है जो posterior triangle को दो में डिवाइड करता है। नीचे वाला जो है देखें जो क्लेविकल के ऊपर आएगा इसको हम सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल कहेंगे, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर है। और फिर जो इंफीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड के ऊपर वाला ये होगा, ये पूरा ऑक्सीपिटल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल बोन तक देखें जा रहा है, ये ऑक्सीपिटल रीजन है सारा, तो ये वो ट्राइंगल हो गया। यहाँ सारे वो कंटेंट्स होंगे, थर्ड ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन वेसल यहाँ है, सबक्लेवियन वेन है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, थोड़ी ब्रांचेस सर्वाइकल प्लेक्सस की हैं, बहुत सारे मसल्स भी यहाँ होते हैं, और इन दोनों को सप्लाई करने वाली वो स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व भी यहाँ मौजूद होगी। अब ये आ जाता है इंटीरियर ट्राइंगल, देखिए इंटीरियर में क्या, इंटीरियरली बाय द मिड लाइन ऑफ द नेक, ये मिड लाइन ऑफ नेक है, पोस्टीरियरली बाय द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंड सुपीरियरली बाय द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द और द बेस ऑफ द मैंडिबल, ये पूरा मैंडिबल का बेस है। अब ये मजीद चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देखिए कैसे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। नंबर 1 ये मेंटम है, मेंटम के नीचे ये सब मेंटल ट्राइंगल हो गया, पहली बात सब मेंटल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल कहाँ होगा, एक एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ये वाला, ठीक है। इसके साथ ये स्टाइलोहायोइड है, इन दोनों के दरमियान में दिस इज डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सब मैंडिबुलर ट्राइंगल वेयर द सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब ये हायोइड बोन आ गई, ठीक है। हायोइड बोन के नीचे सेंटर से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला मसल जो है देखिए ये इंफीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड था जो कि पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो में डिवाइड कर रहा था। अगर ये इंफीरियर बेली थी तो ये सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड होगी, तो ये सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड डिवाइड करती है, एक ट्राइंगल एंटीरियर हो जाता है, वो मस्कुलर ट्राइंगल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंफ्राहायोइड मसल्स, स्ट्रैप मसल्स यहाँ मौजूद होंगे। और जो सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड के और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के दरमियान में ये वाला ट्राइंगल इट इज नेम्ड एज कैरोटिड ट्राइंगल एंड हियर द कैरोटिड शीथ एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दे आर प्रेजेंट। तो ये चार ट्राइंगल्स यहाँ बन गए, सब मेंटल जो मेंटम के नीचे है, जो चिन के नीचे है, सब मैंडिबुलर जो कि बिल्कुल मैंडिबल, एक देखिए एक ये भी बात है मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर, जाहिर है सब मैंडिबुलर है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा। उसका दूसरा नाम था डाइगेस्ट्रिक, दोनों बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक के
दरमियान में होगा। फिर नीचे आ जाए हायोइड बोन के नीचे, हमें पता है इंफ्रा हायोइड 4 मसल्स होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, वो चारों यहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि मसल्स मौजूद है, मस्कुलर ट्रायंगल कहलाएगा। अब वो वाला ट्रायंगल जो कि सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक के दरमियान में होगा, दैट इज कैरोटिड ट्रायंगल, और यहाँ पे कैरोटिड शीथ मौजूद होगी। अब हम देखते हैं कि इंफ्राहायोइड मसल्स कौन कौन से हैं। जो 4 मैंने आपको बताए, जो स्ट्रैप लाइक आपने याद करने, देखें इसमें से 2 मसल सुपीरियर होते हैं और 2 मसल इंफीरियर होते हैं, यानी सुपीरियर से मुराद सुपरफिशियल होते हैं। आपने जब उनको हटाना है, जैसे स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड को जब आप हटाएंगे तो फिर, या स्टर्नोहायोइड और जो मसल सुपीरियर है वो हटाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि नीचे भी 2 मसल्स मौजूद हैं। आप देखें डायग्राम के अंदर मैं आपको सारे मसल्स दिखाती हूँ, जहां पर आप देख लें ये हायोइड बोन है, ये मस्कुलर ट्रायंगल है एक, ठीक है, और ये हो गया 2। उसके बाद यहाँ पर इसके डीप भी आप देख लेंगे, ये पूरी डायग्राम आप देख लें, इसमें कौन कौन से मसल। सबसे पहले जो मीडियल मसल होगा, इट इज स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। अब स्टर्नोहायोइड को जब आप हटाते हैं, इससे डीप होगा स्टर्नोथायरॉइड मसल, यानी मीडियल 2 मसल हो गए। एक का नाम हो गया स्टर्नोहायोइड और दूसरे का नाम होगा स्टर्नोथायरॉइड, जो इसके नीचे होगा, दोनों मीडियल है। अब 2 लेटरल मसल्स होंगे, जो सुपरफिशियल लेटरल मसल होगा, इट इज ओमोहायोइड, वो ओमोहायोइड होगा। और जब हम इसको हटाएंगे तो नीचे हमें नजर आएगा थायरोहायोइड। तो याद रखें, थायरो वाले दोनों मसल्स डीप है, नीचे स्टर्नोथायरॉइड मीडियली था और थायरोहायोइड लेटरली था। थायरो वाले डीप है, ऊपर जो है वो स्टर्नोहायोइड है और ओमोहायोइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, स्टर्नोहायोइड मीडियली एंड सुपरफिशियल एंड डीप टू इट इज द स्टर्नोथायरॉइड, then omohyoid is laterally and superficial and thyrohyoid is deep। तो ये 4 मसल्स आपने इस डायग्राम से याद कर लिए। ये चारों जो हैं ये मसल्स बिलो द हायोइड बोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। जहां पर आ जाए मसल्स अबव द हायोइड, कौन कौन से थे, माइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, स्टाइलोहायोइड एंड डाइगेस्ट्रिक मसल। इन चारों को देखें, डाइगेस्ट्रिक, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ माउथ के अंदर हमने ये मसल पढ़े थे, ठीक है, जो अलोंग विद द मीडियल टेरिग्वाइड, जो क्लोजिंग ऑफ माउथ करवा रहे थे। सिर्फ लेटरल टेरिग्वाइड था मसल ऑफ मेस्टिकेशन में से जो ओपनिंग ऑफ माउथ करवाता था, उसके अलावा बाकी सब मसल ऑफ मेस्टिकेशन वो भी क्लोजिंग ऑफ माउथ करवा रहे थे। अब ये वाले जो है ये लेटरल टेरिग्वाइड के साथ ही क्या करवाते, वो तो क्लोजिंग ऑफ माउथ करवा रहे थे और ये उनके साथ ओपनिंग ऑफ माउथ करवा रहे थे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, माइलोहायोइड होगा, जीनियोहायोइड, स्टाइलोहायोइड और डाइगेस्ट्रिक होगा। अब इनकी नर्व सप्लाई भी आपको याद होनी चाहिए। माइलोहायोइड जो है, याद करें, ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल से होता है। जीनियोहायोइड का याद कर लें। अभी हम एक चीज पढ़ेंगे, एंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है। एंसा सर्वाइकैलिस क्या होता है कि हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो C1 के साथ मिलकर, ठीक है, और C2 और C3 के साथ मिलकर भी एक लूप बना रही होती है, मेनली C1 के साथ। तो ये जो जीनियोहायोइड है ये उस C1 से अलोंग विद द हाइपोग्लोसल, मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से आपने इसको याद कर लेना। स्टाइलोहायोइड फेशियल नर्व में हमने पढ़ा था। फिर डाइगेस्ट्रिक की 2 बेलीज हैं, एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली। एंटीरियर बेली बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल एंड द पोस्टीरियर बेली बाय द फेशियल नर्व, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसका ध्यान कर लेना है कि ये कौन कौन से मसल्स हैं, ये ओपनिंग ऑफ माउथ करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको मैंने इनकी लोकेशन बता दी। इनकी चारों की नर्व सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है कि ये सुपरा हायोइड मसल्स हैं, ये इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं, स्ट्रैप मसल्स हैं, मस्कुलर ट्रायंगल में होंगे। 2 सुपरफिशियल और 2 सुपरफिशियल हैं, 2 डीप हैं, और 2 मीडियल होंगे, 2 लेटरल होंगे। उनकी लोकेशन आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब कैरोटिड शीथ की जो मैं बात कर रही थी कि कैरोटिड शीथ कैरोटिड ट्रायंगल में मौजूद होती है, उसके 4 कंटेंट्स आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और वो यहाँ पर देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर आती है वेगस नर्व और फिर आती है इंटरनल जूगुलर वेन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें जो मीडियल स्ट्रक्चर्स होंगे, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये मीडियल होंगे। फिर वेगस नर्व दरमियान में होगी और जो मोस्ट लेटरल होगा वो इंटरनल जूगुलर वेन होगी। तो ये आपने याद रख लेना है, एक आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक नर्व वेगस नर्व, एक वेन इंटरनल जूगुलर वेन, ये कैरोटिड शीथ में मौजूद है। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच इंटरनल वाली इसके अंदर होगी, एक्सटर्नल वाली जो है वो यहीं पे निकल रही थी लेकिन वो बाहर चली जाएगी, तो वो आपने इसका थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, ठीक है। यहां तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो। क्लियर है मैम।
ठीक है, आगे चलते। अब हमने थोड़ी सी वेसल्स देखनी है। देखिए, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की मैं बात कर रही थी उस दिन, मैंने आपको बताया था कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट पे भी होती है। राइट साइड पर ये निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये डायरेक्टली निकलती है फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक नहीं होता। तो यहाँ पर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ निकलती है? इट बिगिंस इन द नेक बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये थोड़ी सी रिलेशन आपने राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की याद कर लेनी है कि बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, उसके पीछे ये निकल रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रांच है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की। जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो है वो लेफ्ट सब क्लेवियन की तरह वो भी यानी निकलेगी मीडियली, कॉमन कैरोटिड निकलेगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और लेटरली लेफ्ट सब क्लेवियन, दोनों निकलेंगी आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, थोड़ी रिलेशंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो क्या है? द कॉमन कैरोटिड आर्टरी रन्स अपवर्ड, देखिए मैं बता भी चुकी हूँ, कैरोटिड शीथ में है, थ्रू नेक अंडर कवर ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। जाहिर है इंटीरियर ट्राइंगल में बिल्कुल लेटरल वाला ये कैरोटिड ट्राइंगल है, और इसके ऊपर जो है वो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आना शुरू हो जाएगा, यानी उससे डीप जो है वो कैरोटिड शीथ मौजूद है, और उसके अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी मौजूद है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो किस लेवल पर दोनों आर्टरीज देती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये होता है अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये एमसीक्यू आता है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लेवल्स लिखे हुए होते हैं, क्रीकॉइड कार्टिलेज भी लिखा होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड भी लिखा हुआ होगा, और भी कोई लेवल हो सकता है। आपने क्या किस पर ट्रू करना है? अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के ऊपर कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विल रिमेन इन द कैरोटिड शीथ, वो शीथ में रहेगी। आर्टरी इज रिलेटेड, अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज रिलेटेड लेटरली टू द इंटरनल जुगुलर वेन। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, कैरोटिड शीथ के अंदर मीडियल स्ट्रक्चर कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, उसके बाद आता है यहाँ पर वेगस नर्व, लेटरली जाते रहे, और बिल्कुल लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन होती है। तो ये रिलेटेड लेटरली होगी विद इंटरनल जुगुलर वेन। अब देखिए, दो बॉडीज हमने यहाँ पढ़नी है। कैरोटिड साइनस होता है, ये मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूंगी, और एक कैरोटिड बॉडी होती है। जो कैरोटिड साइनस है ये डायलिटेशन है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, लोकलाइज डायलिटेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट इट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन इनटू एक्सटर्नल, जहां पर वो डिवाइड हो रहा था, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बन रही है, वहां पे लोकलाइज डायलिटेशन होगी, और ये कैरोटिड साइनस कहलाएगी। ये बेरो रिसेप्टर के तौर पे काम करती है, और ये रेगुलर ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में हमने पढ़ी थी, जिसको फिर साइनस नर्व भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी नर्व है जो साइनस नर्व है, तो वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। क्यों साइनस नर्व है? कैरोटिड साइनस को वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये या कैरोटिड नर्व या साइनस नर्व, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। फिर एक होती है कैरोटिड बॉडी, देखिए इनका फंक्शन भी अलग अलग आपने याद कर लेना है। जो साइनस है वो बेरो रिसेप्टर है, बेरो प्रेशर को, बेरो के साथ ही प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। जबकि जो कैरोटिड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख लें, ये क्या है? चेंजेस इन द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को, तो ये कीमो रिसेप्टर्स है। ठीक है, केमिकल्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और पीएच की बात कर रहे हैं, रेगुलेट। वहां पे ब्लड प्रेशर था, यहाँ पे हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट होगा। तो ये कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर है, कैरोटिड साइनस बेरो रिसेप्टर है, दोनों ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाई होंगे। लेकिन कैरोटिड बॉडी कहां मौजूद है? देखिए, स्मॉल स्ट्रक्चर दैट लाइज पोस्टीरियर टू द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये इसकी लोकलाइज्ड डायलिटेशन थी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर थी, ये पोस्टीरियर टू द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी। ये मैं भी आपको डायग्राम दिखा दूंगी। अब इसकी क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। देखें, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के मैंने पॉइंट्स आपको बताए, राइट साइड वाली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलेगी, कहां पर? बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। लेफ्ट वाली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। पाथवे क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी रन्स अपवर्ड इन द कैरोटिड शीथ अंडर कवर ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर। ये इंटीरियर याद रख लेना है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडो। कैसे याद रहेगा इंटीरियर? क्योंकि ये इंटीरियर ट्राइंगल में कैरोटिड ट्राइंगल था, तो वहां पे इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड था। फिर एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड, ये अपर याद रखना है, वहां ये डिवाइड हो जाएगी एक्सटर्नल इंटरनल में। अब कैरोटिड शीथ में सबसे मीडियल कॉमन कैरोटिड आर्टरी अलोंग विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेटरली वेगस नर्व एंड मोर लेटरली या सबसे ज्यादा मोस्ट लेटरल इंटरनल जुगुलर वेन होगी। कैरोटिड साइनस, उसकी लोकलाइज्ड डायलिटेशन है, साइनस है, बेरो रिसेप्टर है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कैरोटिड बॉडी है, पोस्टीरियर होती है, कीमो रिसेप्टर है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट को करेगी। नर्व सप्लाई
एक ग्लोसोफेरेंजियल। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस हो गई, एक एक्सटर्नल हो गई और एक इंटरनल हो गई। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये आर्च ऑफ, ये असेंडिंग एओर्टा था, ये आर्च ऑफ एओर्टा था। अब क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा में राइट साइड पे तो पहले निकलता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, दिस इज ब्रेकियोसे। यहाँ पे देखें लेफ्ट पे कोई ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक नहीं है, यहाँ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लहदा निकल रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन लहदा निकल रही है। यहाँ क्या होता है, राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक पहले निकलता है, फिर मीडियली राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेटरली उसमें से ही राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, फिर आगे ये जा रहा है, यहाँ देखें अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर जाकर इसने डिवाइड हो जाना है एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। फिर जो इसकी कैरोटिड शीथ की कुछ रिलेशंस थी, देखें मीडियली होती है कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर आ गई, वेगस नर्व दरमियान में होती है, लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन होती है। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। आगे चलते हैं। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत दफा मैं जिक्र कर चुकी थी कि हम उसकी 8 ब्रांचेस पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है, आपने देखें अभी मैंने बताया था कॉमन कैरोटिड आर्टरी किस लेवल पर एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होती है, तो वो लेवल था अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्टार्ट होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्टार्ट होती है, तो आपने क्या बताना है, अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। या कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ खत्म होती है, तो अपर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। तो एक्सटर्नल कैरोटिड बिगिंस एट द upper border of the thyroid cartilage. It lies anterior to the internal carotid artery. याद रखें, internal carotid artery थोड़ी डीप होती है, ये उससे anterior होती है। कहां पर होगी, it is emerges from the under cover of the anterior border। दोबारा वही आ गया, sternocleidomastoid lies within the carotid triangle, within the carotid triangle but not within the carotid sheath। ये ध्यान रखना है आपने, कैरोटिड ट्राइंगल में तो ये मौजूद रहेगी, लेकिन कैरोटिड शीथ में सिर्फ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी अलोंग विद द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। टर्मिनेट्स इन द पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। अभी हम पढ़ चुके हैं ये पैरोटिड के अंदर कौन सी आर्टरी गई थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गई थी। डिवाइड्स इनटू 2 टर्मिनल ब्रांचेस, व्हाट वर द नेम, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी, ये आपने ध्यान कर लिया। और पैरोटिड ग्लैंड में सबसे डीपेस्ट स्ट्रक्चर था फेशियल नर्व, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर था, ये डीपेस्ट थी। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, देखें ये दो ब्रांचेस मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे वाली मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये वो ब्रांचेस हैं जो टर्मिनल हैं। फिर मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही एक और ब्रांच बताई थी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर। फिर देखें फेशियल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लिंगुअल भी बता चुकी हूँ, असेंडिंग फेरेंजियल भी बता चुकी हूँ, जो कि ओनली मीडियल ब्रांच है। ये एमसीक्यू हर सूरत में आता है, सारी ब्रांचेस के नाम लिखे होंगे। ओनली मीडियल ब्रांच इज द असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच, ओनली मीडियल ब्रांच इज द असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच। ठीक है, अब देखिए इसको मीडियल या एंटीरियर या पोस्टीरियर हम क्यों कहते हैं, कहते हैं कि भाई एंटीरियर, आप बताएं कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी। अच्छा, दो ब्रांचेस जो रह गई उनके नाम सुन लें। यहाँ पे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी होती है, जिससे सुपीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड को सप्लाई करना है, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, क्योंकि आगे हम थायरॉइड पढ़ने जा रहे हैं। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और हो गई ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जो ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर है। अब आपने देखें, खुद ध्यान रखना है, आप मुझे बताएं सुपीरियर थायरॉइड ये हमारे नेक में है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कौन कौन सी आर्टरी जो है आपने खुद बताते जाने, कौन सी एंटीरियर होगी कौन सी पोस्टीरियर होगी। अब आप बताएं सुपीरियर थायरॉइड क्या एंटीरियर होगी नेक में, थायरॉइड क्या एंटीरियर होता है नेक में या पोस्टीरियर होता है, क्या होता है, एंटीरियर मैम। तो ये एंटीरियर ब्रांच हो गई। असेंडिंग फेरेंजियल में पहले ही बता चुकी हूँ, ये ओनली मीडियल ब्रांच है। देखिए आप खुद भी फील कर सकते हैं, फेरिंग्स हमारे मिडल में है, मीडियन में है, और दोनों साइड्स पर नेक में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो हमारी फेरिंग्स की और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की रिलेशन मीडियल है, हमारा फेरिंग्स मीडियल होता है, तो इसलिए ये मीडियल ब्रांच है। अब लिंगुअल आप बताएं कि एंटीरियर ब्रांच होगी या पोस्टीरियर होगी, हमारी टंग एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, एंटीरियर। टंग हमारी नेक से एंटीरियर है, तो लिंगुअल फेशियल फेस हमारा एंटीरियर है पोस्टीरियर है, एंटीरियर। एंटीरियर हो गई। ऑक्सीपिटल हमारा एंटीरियर है पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, यानी हमारा जो ईयर है वो नेक से एंटीरियर में आता है या पोस्टीरियर में आता है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में आता है। तो याद रखें ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर पोस्टीरियर हैं, फेशियल लिंगुअल सुपीरियर थायरॉइड एंटीरियर हैं, असेंडिंग फेरेंजियल मीडियल है, और दो यहाँ पे टर्मिनल हैं जो इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड जो बनती हैं, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये 8 ब्रांचेस आपने किसी सूरत नहीं भूलनी, आपको हर जगह हर वक्त याद होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड की हैं, सुपीरियर थायरॉइड, असेंडिंग फेरेंजियल, लिंगुअल, फेशियल, ये हर इसका एमसीक्यू आ सकता है। क्या एमसीक्यू आएगा,
Superior thyroid is the branch of external carotid artery. Lingual is the branch of external carotid. Facial, external carotid. Occipital, posterior auricular, maxillary and superficial temporal. फिर आएगा कौन सी दो टर्मिनल ब्रांचेस है, मैक्सिलरी सुपरफिशियल, कौन सी मीडियल ब्रांच है, असेंडिंग फेरेंजियल, कौन कौन सी एंटीरियर है, देखें वो सारी एंटीरियर लिख देंगे और एक पोस्टीरियर लिखकर पोस्टीरियर पूछ सकते हैं, ठीक है। दो पोस्टीरियर लिख के और दो टर्मिनल लिखकर एक एंटीरियर लिख देंगे और कहेंगे एंटीरियर बता दें। तो ये इसके एमसीक्यू हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सिर्फ हमारी नेक में रह रही थी, टर्मिनेट कहाँ हुई, पैरोटिड ग्लैंड में। देखें उसके बाद ब्रेन तक कोई पहुंच नहीं है। नेजल कैविटी में भी उसकी दो ब्रांचेस गई, आपको याद होंगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हमारी नेजल कैविटी में जाकर, ठीक है, मैक्सिलरी के थ्रू एक्सफिनोपैलेटाइन, ठीक है, और ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है वो, और डायरेक्ट फेशियल जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, उसने भी सुपीरियर लेबियल दी, फिर सेप्टल दी, उसने नेजल कैविटी तक भी पहुंच हो गई। इस तरह ये हमारे फेस तक और नेक तक तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रह रही थी, पैरोटिड ग्लैंड में टर्मिनेट हो गई, ठीक है। वहां बन गई दो ब्रांचेस, एक मैक्सिलरी बन गई और एक हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल बन गई। याद रखें जो मैक्सिलरी है आर्टरी वो फोरामेन रोटंडम के थ्रू वो भी हमारे ब्रेन के अंदर चली जाए।